हमारी टॉपिक क्या है, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी। क्या है कॉजेस ऑफ सेल इंजरी? जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पैथोलॉजी में हमने बताया था हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, पैथोलॉजी का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें आप लोग को बेसिक चीजें पढ़ना है। पैथोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी पे डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है, डिफरेंट टाइप की बीमारी होती है। वो ह्यूमन बॉडी पे बीमारी होती कैसे है, उसी की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। तो जब हम स्टार्ट किए थे पैथोलॉजी, तो हम आपको बताए थे कि जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में हमारा कौन सा आता है, जो फर्स्ट यूनिट है पैथोलॉजी में, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये एज ए बेस है। ठीक है, ये सारे यूनिट्स का बेस है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप बाकी के चारों यूनिट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पैथोलॉजी का जो पहली यूनिट है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप चारों सब्जेक्ट, चारों यूनिट समझना चाहते हैं तो, या फिर पैथोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो सेल कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी हम आज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी टॉपिक कौन सी चल रही है, सेल इंजरी। तो सेल इंजरी हमने बोला था कि एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी सेल्स अपना एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, जब वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर भी चेंज कर देती है और अपना फंक्शन भी चेंज कर देती है। कब? जब वो एबनॉर्मल कंडीशन में आती है। मीन्स कि सेल इंजरी जब हमारे सेल्स पे किसी भी टाइप का प्रेशर लगता है या फिर किसी भी टाइप का चोट लगती है, तो क्या करती है, वह अपना नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फंक्शन को छोड़ देती है। नॉर्मल फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है वो छोड़कर वह एक नॉर्मल फंक्शन में चली जाती है। मीन्स कि उल्टा सीधा फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, सेल इंजरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हमारे कब होता है, जब हमारे हाथ पैर में चोट लगता है। ठीक है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हमारे न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं, केमिकल की वजह से होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम आपको, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो क्या होंगे, मीन्स की बोले तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर मिलेंगे जो सेल इंजरी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज हम इसी फैक्टर को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल इंजरी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप भी देख सकते हैं, जैसे अचानक से गिर जाना किसी का, ठीक है, किसी चीज़ से आपको हाथ पैर में चोट लग जाना, चलते राह पे एक्सीडेंट हो जाना, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो उसी में से हमारा कुछ और भी एग्जाम्पल है, तो आज उसको समझते हैं। तो जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉजेस ऑफ द सेल इंजरी। सेल इंजरी का मतलब, कॉजेस मतलब होता है कारण। कॉजेस मतलब क्या होता है, कारण। किस किस वजह से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेल इंजरी कॉज होती है। ठीक है, किस किस वजह से एक ह्यूमन बॉडी में सेल इंजरी कॉज होती है। तो दीज कॉजेस फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी आर सिमिलर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखने को मिलती है। अब देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहाँ पर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप हमारा पिछले वाला लेक्चर आप उसको क्लियर करते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगी। रिवर्सिबल यहाँ पे बता देते हैं, रिवर्सिबल ऐसा सेल इंजरी होता है जैसे कि हमारी क्या है, सेल है, सेल पे किसी टाइप का प्रेशर लगा दे, हमारे साथ सेल क्या हुई, पिचिक गई। सेल हमारी क्या गई, पिचिक गई। सेल क्या की, अपने स्ट्रक्चर चेंज करने का, जब इस सेल पे किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ा, किसी भी टाइप का स्ट्रेस पड़ा या फिर इस पे चोट लगी, तब क्या कर ली, ये सेल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ली। लेकिन किसी कंडीशन में कभी भी ये जो प्रेशर है हट जाएगा। किसी भी वजह से ये प्रेशर हट गया, जैसे कि आपके हाथ में चोट लगी, फिर वो ठीक हो गई, तो आपकी वहां पे क्या होती है, सेल है वो पूरी कवर कर लेती है, आपकी चोट को ठीक कर लेती है। वहां पे सेल डिवीजन होता है, तो क्या करती है, सेल उसको ठीक कर देती, कवर कर लेती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो अगर किसी भी वजह से सेल पर क्या हुआ, चोट लगी, प्रेशर पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, तो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज कर लेती है, एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। कौन सा, एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से स्ट्रेस हटेगा, ठीक है, प्रेशर हटेगा, जिसकी भी वजह से ये सेल इंजरी कॉज हो रही है, अगर स्ट्रेस हटा लिए, प्रेशर हटा लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगी, फिर ये अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, मेरा गला दाब रहे हैं, तो हमारे जो गले का जो सेल्स है वो
दब रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमको दब रहे हैं। तो यहाँ की सेंस पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। हमारे गले की सेंस पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन आप उसको हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, तेजी तेजी सांस लेने लगेंगे, लेकिन कुछ देर बाद सही तो होंगे ना। तो वही क्या होता है, जब सेल पर प्रेशर पड़ता है तो सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज कर लेती है। जैसे आप हमारा गला दबाए, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, हमको दर्द होने लगेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो गया, सेल का चेंज होने लगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप हाथ हटा देंगे, जैसे ही आप हमारे गले से हाथ हटा देंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन उसके बीच में आप देखेंगे कि हम तेजी तेजी से सांस लेने लगेंगे, तेजी तेजी सांस लेंगे, फिर हम इसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब ये प्रेशर हटता है तो हमारी सेल एक नॉर्मल कंडीशन से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन मान लीजिए, बात समझ में आया ना, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, जब सेल से किसी भी टाइप का प्रेशर जो लग रहा है वो हट जाए तो सेल हमारी धीरे 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 अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन एक और भी होता है, जब सेल पे प्रेशर लगता है तो सेल अपने नॉर्मल सिचुएशन में आती नहीं है, यहीं से क्या कर जाती है, डेथ कर जाती है। क्या कर जाती है, डेथ कर जाती है। सेल हमारी क्या कर गई, डेथ कर गई, वो हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है। वो इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब वो अपने वापस सिचुएशन में आ जाए, पहले जैसे बन जाए। लेकिन इरिवर्सिबल मतलब एकदम से खत्म हो जाना। बात समझ में आई, देखते हैं। तो क्या हुआ, दीज क्या है, these causes for both reversible and irreversible cell injury are similar। ठीक है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल जो बहुत सारे फैक्टरों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल इंजरी हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और कुछ सेल इंजरी क्या होती है, वो डेथ में चली जाती है, मीन्स कि मर जाती है। ठीक है, तो जिसमें से देखते हैं पहले हमारा कौन सा है, हाइपोक्सिया। कौन सा है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हाइपोक्सिया कब होता है, हाइपोक्सिया की बीमारी आपको इस्केमिया की वजह से देखने को मिलेगी। किसकी वजह से देखने को मिलेगी, इस्केमिया की वजह से देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया डिपेंड करता है इस्केमिया पे। अगर आपके बॉडी में इस्केमिया हुआ है तो आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यहाँ पे इस्केमिया में क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब जाके ये आपको बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन इस्केमिया में ब्लड की कमी जब होती है तो ब्लड से क्या होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। अब भाई ब्लड जितना तेज काम करेगा, जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में रहेगा उतना तेज काम करेगा, और उतना ज़्यादा क्या होगा, और डिफरेंट ऑर्गन तक हमारा ऑक्सीजन जाएगा। ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, न्यूट्रिशन का परिवहन करवाता है, मीन्स कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है ब्लड, हर जगह, पैर में, सर में, हाथ में, फिंगर में, हमारे लंग्स में, फेफड़े में, किडनी में, लीवर में, हर जगह क्या होता है, ब्लड हमारा घूमता रहता है रेलवे स्टेशन की तरह, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अब हमारे बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो एनर्जी हमारे डिफरेंट सेल तक मिलती है वो किसके थ्रू जाती है, वो ब्लड के थ्रू जाती है। अब हमारे बॉडी को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब डिफरेंट ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का किसका यूज होता है, किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। मीन्स कि जितने भी न्यूट्रिशन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, डिफरेंट सेल तक, डिफरेंट टिश्यू तक, डिफरेंट ऑर्गन तक जो ऑक्सीजन जाते हैं वो कौन पहुंचाता है, वो हमारा ब्लड पहुंचाता है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी हुई तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड। जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती
है तो आपको इस्केमिया देखने को मिलता है। इस्केमिया अगर आपको हुआ तो आपको वहीं पे हाइपोक्सिया भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस्केमिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इस्केमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ब्लड सप्लाई कम होगा मीन्स कि ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक कम पहुंचेगा तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा। क्यों कम पहुंचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो ट्रेवल कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, ब्लड के थ्रू कर रहा है। जैसे जैसे कि आपका स्टेशन है, बस स्टेशन है, ठीक है, और आपको कहाँ पे जाना है, वीएनएस जाना है, मीन्स कि बनारस जाना है। ये बस क्या करेगी, ये बस आपको यहाँ तक वीएनएस पहुँचाने में 2 घंटे का टाइम दे रही है। 2 घंटे में तय है कि ये बस आपको वीएनएस पहुँचा देगी। लेकिन किसी भी वजह से इस बस को लेट हो गया, भाई बहुत सारे हैं, बस पंचर हो गई, तो क्या जो ये 2 घंटे से आपको पहुंचा रही है 2 घंटे में पहुंचाएगी, तब आपको कितने घंटे में पहुंचाएगी, 4 घंटे में पहुंचाएगी। मीन्स कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप घबराने लगेंगे, अरे यार हमको 2 बजे ऑफिस जाना था, ये 4 घंटा लेट कर दी, तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो वही बात है, यही प्रॉब्लम हमारे सेल में भी होती है। जब सेल को एक मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हमारी सेल भी घबराने लगती है, अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करती है। तो हमारे सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीमिया होता है, इस्केमिया होता है, तो इसको इस्केमिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हुआ तो आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस होता है किसका, सेल इंजरी का। मेन कॉजेस यही होता है सेल इंजरी का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाइपोक्सिया और इस्केमिया समझ में आया कि नहीं आया? हाइपोक्सिया ऐसी बीमारी होती है, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजरी होती है। क्यों? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, और आपका क्या, इस्केमिया में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। ठीक है, हमारा ब्लड जो होता है वो सप्लाई होना कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम परिवहन करेगा, कम हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है, फिजिकल एजेंट्स। वेरियस एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इंजरी। कुछ ऐसे वेरियस एजेंट्स होते हैं जो हमारे सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ट्रॉमा, रोड पर एक्सीडेंट। अब आप चल रहे हैं, आपको नहीं पता, आप चल रहे, अचानक से आपका एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक्सीडेंट आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक तो रिवर्सिबल हो सकता है, एक तो इरिवर्सिबल। एक तो इतना भयानक, जैसे कि आप चल रहे हैं, आराम से बाइक आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप गिरे हैं, किसी बाइक से लड़े, तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन नॉर्मल चोट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, नॉर्मल लगेगी, हाथ पैर टूटेगा, आपको सुई पट्टी होगा, 1-2 महीने में आप फिर से अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, और रिवर्सिबल हो गया। लेकिन एक अगर मान लीजिए कि आप बाइक तेज से चला रहे हैं और वहां से ट्रक भी तेजी से आ रही है, अगर उससे आप लड़ेंगे तो आपकी सेल क्या होगी, आपके बॉडी में सेल इंजरी कॉज होगा, ऐसा सेल इंजरी कॉज होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। मीन्स कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो वही क्या होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, जो अपने नॉर्मल सिचुएशन में ना आ पाए, जो पहले जैसा ना हो पाए, वो क्या होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल जो हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? किसकी वजह से सेल इंजरी होता है? रोड एक्सीडेंट की वजह से हमको सेल इंजरी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, हीट की वजह से, कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है, या फिर कभी कभी आप जले हुए बर्तन छू लीजिए, तो अभी आपको क्या होगा, आपकी स्किन वहाँ की जल जाएगी, वहाँ की सेल डैमेज हो जाएगी, वहाँ पे क्या होता है, सूजन देखने को मिल जाती है, वहाँ पे पस भर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जला तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सूज जाता है, यहाँ पे पस भर जाते हैं। ठीक है, क्या वो नहीं ठीक होता है? ठीक होता है, उसकी सुई दवाई होती है, पट्टी सट्टी से क्या होता है, पस को निकाला जाता है, फिर हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है हमारी स्किन, हीट की वजह से। और कभी कभी देखो मौसम चेंज जब होता है तब आपकी बॉडी बीमार पड़ जाती है। जैसे गर्मी आ गई, गर्मी आने वाली है, उसके पहले आप बीमार हो जाते हैं। ये क्या होता है कि होम्योस्टैटिक्स की वजह से होता है। आपकी होम्योस्टैटिक्स, सेल इंजरी होम्योस्टैटिक्स से मिलता जुलता एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सेल इंजरी भी कॉज किसकी वजह से होता है, होम्योस्टैटिक्स की वजह से होता है। हम आगे बताए हैं, जब आपकी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन, मीन्स कि जब आपकी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट नहीं कर पाती, तब आपको सेल इंजरी देखने को मिल सकता है।
जैसे अचानक से जैसे कि गर्मी आई और आपकी बॉडी क्या की, उस गर्मी की वजह से अपने बॉडी का कांस्टेंट लेवल नहीं कर पाई, मीन्स कि होम्योस्टेटिस का कांस्टेंट लेवल नहीं बना पाई, तो आपकी बॉडी वहाँ पे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और डॉक्टर भी बोले, सुने होंगे आप कि डॉक्टर भी बोले अरे मौसम की वजह से बीमार हुआ, तो ये एक रीजन हो सकता है हमारे सेल इंजरी का। ठीक है, फिर इसके बाद है कोल्ड, ठंडी पड़ने पर भी लोग इंसान बीमार हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है करंट वगैरह लगना, जो हमारे एक सेल इंजरी को कॉज कर सकता है। रेडिएशन जैसे यूवी रेडिएशन, ठीक है, सनबर्न, यूवी रेडिएशन की वजह से आप सुने कि कैंसर होना होता है, और सन के जो किरणें आती है उससे भी कैंसर होने की संभावना होते हैं। जो हमारी ओजोन परत होती है वो हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंड रैपिड चेंज इन ऑस्मोटिक्स, जो हमारे मौसम चेंज होते हैं, जैसे ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, तो इसके भी वजह से हमारे बॉडी में सेल इंजरी देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। कुछ हमारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो सेल इंजरी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही क्या करता है, हमको डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बचाने का काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बचाता है। आप सुने होंगे जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया तो उसको भी खत्म करने का काम किसका रहता है, इम्यून सिस्टम को रहता है। वायरस घुस गया तो उसको कौन मारता है, इम्यून सिस्टम मारता है। फंगी घुस गया तो उसको कौन मारता है, इम्यून सिस्टम मारता है। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में इंटर कर गए तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उसको खत्म कर देगा। लेकिन अब देखिए, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होकर खत्म करता है, एक्टिव होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कभी किसी केस में क्या होता है कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसे कि अगर आपको भूख की दवा दे दिया जाए, तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, भूख की दवा दे दिया जाए, तो आपके पास में जो भी खाना दिखा जाए तो आप उस खाने को खाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगती है, तो आप सारा खाना खाने लगते हैं, जो भी मिल जाए आप वो खा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, जब हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मीन्स कि आवश्यकता से अधिक जब एक्टिव होता है, तो अपने ही सेल्स को क्या करता है, डैमेज करने लगता है, अपने ही सेल्स को क्या करता है, खाने लगता है। इसी को क्या करते हैं, कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मीन्स कि इसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इतनी एक्टिव हो जाती है कि जो हमको पहले बैक्टीरिया से बचाती थी, वायरस से बचाती थी, फंगस से बचाती थी, उसको खाकर, उसको पीकर वो इतना एक्टिव हो गई कि वो अपने ही सेल्स को खाने लगी, अपने ही सेल्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उससे भी आपको सेल इंजरी हो सकता है, जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन का नाम सुने होंगे कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का एक्टिवेशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या कर रही है, अपने ही सेल्स को खाती जा रही है। तो वहां पे एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पे सेल इंजरी हो सकती है। तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, आपके बॉडी में रेडनेस दिखेंगे, छोटे छोटे दाने दिखेंगे रेड कलर के। ठीक है, बॉडी सूजने लगेगी, बुखार आने लगेगा, ठीक है, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, वीकनेस होने लगेगा, फटीग होने लगेगा, बहुत ऐसी सारी बीमारियां दिखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक उसी टाइप से आपका क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक हो जाती है। किसकी वजह से होता है? WBC की वजह से होता है। जैसे हमने एग्जांपल में आपको क्या बताया कि ब्लड इन्फेक्शन का जो बीमारी होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके बॉडी में ऐसी भी बीमारी होती है जो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आएगा, केमिकल्स एंड ड्रग्स। कौन सा आएगा? केमिकल्स एंड ड्रग। देखिए, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे बॉडी पे सेल इंजरी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पॉइजनिंग सब्सटेंस। अब आप जहर पी लीजिए, दो लोग को दे दीजिए, एक को दे दीजिए पैरासीटामोल और दूसरे लोग को जहर दे दीजिए। पैरासीटामोल उसको दीजिए जिसको बुखार है, सबको मत दीजिए, लिवर भी डैमेज होता है। ठीक है, दो लोग को बैठा दीजिए, एक लोग को दवा दे दीजिए, एक लोग को पैरासीटामोल दे दीजिए। ठीक है,
एक को पैरासीटामोल दीजिए, एक को पॉइजन दे दीजिए, तो देखेंगे कि जिसको बुखार था, जिसको आप पैरासीटामोल दिए उसके बॉडी से फीवर कम हो रहा है, लेकिन आप जिसको पॉइजन दिए उसकी हालत खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वो जैसे ही आपके बॉडी में गया सेल इंजरी कॉज कर दिया, ठीक है, उसकी हालत खराब होने लगेगी, हाथ पैर काम नहीं करेगा, उसका माइंड सेडेशन में जाने लगेगा, ठीक है, मुंह से झाग निकलने लगेंगे, ऐसी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और वहीं पे कभी कभी होता है ओवरडोज, कभी कभी क्या होता है ओवरडोज, केमिकल में ही बता रहे हैं ना, यहाँ पे कभी ओवरडोज था यार, कभी कभी ड्रग का ओवरडोज की वजह से क्या होता है आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए जैसे कि एक लोग को बुखार है, ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है, तो आप उसको 500 mg का दवा दे रहे हैं पैरासीटामोल उसका बुखार कम करने के, लेकिन 2 साल के बच्चों को भी आप क्या करें 500 mg का दे रहे हैं, उसको कितना चलेगा, ये ml में चलता है, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 2 ml ऐसा चलता है, लेकिन आप क्या किए उसी टैबलेट को घोरे और सारा टैबलेट उसको पिला दिए। एक को तो सही डोज दिए हैं लेकिन उसको ओवर डोज बढ़ा दिए, तो बच्चे की वहां पे देखेंगे हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ड्रग बॉडी में जाके सेल इंजरी कॉज कर देती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बच्चे की आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, आंख इधर से उधर करने लगेगी, हाथ पैर नहीं काम करने लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, मीन्स कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल में नहीं होती है, आपका ब्रेन भी सेडेशन में चलने जाता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो केमिकल्स और मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स और ड्रग होते हैं जो डायरेक्टली हमारे सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया ग्लूकोज एंड साल्ट, ये जो ग्लूकोज होता है और ये जो साल्ट होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज एंड साल्ट जो होता है ये भी हमारे हाइपरटेंशन को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर आप ज़्यादा साल्ट ले लीजिए, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो आप सुने हैं साल्ट भाई क्या NaCl किसमें पाया जाता है, सोडियम में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, नमक को साल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है, हाइपरटेंशन कर देता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। तो ब्लड प्रेशर जब आपकी बीपी हाई होती है तो डॉक्टर मना करता है नमक कम खाइए, ठीक है। अगर वहीं पे आप नमक कम दे रहे हैं तो आपको आपकी बीपी लो हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर बोलता है नमक बढ़ा के खाइए, ठीक है। तो साल्ट भी एक ऐसा फैक्टर्स हो सकता है जो हमारे सेल इंजरी को डायरेक्टली कॉज कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद है सॉल्यूशन या फिर ओवरडोज, ड्रग का ओवरडोज हमने बता दिया, और एक कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं जो हमारे सेल इंजरी को डायरेक्टली कॉज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, कौन सा? माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका माइक्रोब, जो माइक्रोब है, माइक्रो देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है माइक्रोबियल, ठीक है। MI का मतलब होता है माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और यहाँ पे आपको एक मैक्रो देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है बड़ा। तो अभी हम लोग स्मॉल के बारे में समझे। माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे कौन से आते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, ये हमारे क्या है, माइक्रोब्स होते हैं, जो भी ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर ये हमारे बॉडी में इंटर किए तो हमारी सेल्स को डैमेज करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट की बीमारी देखने को मिलेगी। आप सुने हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि टीबी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। उसमें भी तो आपको प्रॉब्लम होती है, टीबी आ जाए, टीबी अगर किसी को हुआ है तो आप क्या देखो, उसको खांसी आती है, ठीक है, रात में बुखार चढ़ जाता है, सीने में दर्द होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। टाइफाइड जिसको हो जाए, ठंड लगती है, बुखार बहुत तेजी से चढ़ता है, ठीक है, पूरे बॉडी में दर्द होता है, जी मिचलाता है, वोमिटिंग आती है, लूज मोशन आता है, तो कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो वो क्या कर रहा है, जो ये हमारे माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो भी डायरेक्टली हमारे सेल इंजरी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वायरस इन्फेक्शन जैसे कोविड तो हल्का मचाया था, खूब हट जाओ यार, दुनिया बंद करवा दिया था, जब आया था तो बड़ा ताकतवर था। क्या ये खत्म हो गया है? क्या वह कोविड खत्म हो गया? नहीं, कोविड नहीं खत्म हुआ है, उसके प्रति हमारे बॉडी में क्या चढ़ा है,
उसके प्रति हमारे बॉडी में एंटीडोट चढ़ा है। अब कोविड हमारे बॉडी में इंटर करता भी है तो भी हमारा इम्यून सिस्टम उसको कुछ के मार डालता है, इसलिए उसकी वजह से हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पहले जब नया आया था कोविड, जब नया कोविड का वायरस आया था तो उसके प्रति हमारे इम्यून सिस्टम के प्रति नया था, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पा रहा था। जब भाई किसी से आप नए मिलेंगे तो आप बहुत कुछ उसके बारे में नहीं जानेंगे। जैसे अभी हम बता रहे हैं, अभी आप हमारे बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं। जब हम आपसे बताएंगे, अभी आप हमको देखे हैं, ठीक है, लेकिन आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं। जब हम आपको बताएंगे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं ये की हूँ, ठीक है, मेरा बी फार्मा कंप्लीट हो गई, एम फार्मा चल रहा है, तो जब मैं अपने बारे में बताऊंगी तो आप क्या बोलेंगे? जब दूसरी बार आप हमसे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए पहली बार हम आपसे मिले हैं और आप भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, आपकी आँख हमको देखी, ठीक है, वो क्या की, वो हमारे एक अपने फोटो बनाकर, एक हमारे बॉडी का फोटो बना के आपके सेरिब्रम में स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप हमसे इंट्रो लिए, ठीक है, आए, हमारे बारे में पूछे, हमारा नाम पूछे, हमारे मम्मी का नाम पूछे, पापा का नाम पूछे, हमारे बारे में सारा डिटेल देकर आप क्या किए, अपने मेमोरी में स्टोर कर दिए। अब दोबारा जब आप हमसे मिलेंगे तो आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ऐसा कहने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि नहीं यार, ये वही पर्सन है जिससे मैं कल मिला था। क्यों? दोबारा जब आप हमसे मिल रहे हैं तो आप समझ जा रहे हैं कि नहीं, ये वही पर्सन है जिससे हम कल मिले थे। तो वैसे ही जब वायरस आया था, कोविड वायरस आया था, तो वो हमारे बॉडी के लिए एक नया था, मेहमान था, जिसके बारे में हमारा इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं जानता था। इम्यून सिस्टम क्या हो, उसको मारने में असमर्थ होता था, इसलिए वो वायरस हमारे बॉडी पे हावी पड़ता था और हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। कभी कभी इतना हावी हो जाता था, ऐसा नहीं है वायरस किसी पे नहीं अटैक किया, वायरस सब पे अटैक किया था। वायरसेस कौन सा? कोविड वायरसेस सब पे अटैक किया था, सबको सर्दी जुकाम बुखार हुआ था, सबको, जिसको देखो उसको सर्दी जुकाम, जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा था वो लड़ रहा था, ठीक है। और बहुत लोग को कोविड की वजह से जान भी गई थी, बहुत सारी जान भी गई थी कोविड की वजह से, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके प्रति एक एंटीडोट बना, एंटीवायरस बना, ठीक है, क्या बना, एक वैक्सीन बनी कोविड-19 की एक वैक्सीन बनी जो सबको लगी है, जो सबको लग गई है। तो क्या होगा, अब ये वायरस जब हमारे पर अटैक करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम नहीं, मैं इसको मारा हूँ और कैसे मारना है उसको पता है, बस उसका कमजोरी हमारा इम्यून सिस्टम जानता है। जैसे ही वो हमारे बॉडी में घुसेगा, हमारा इम्यून सिस्टम वाले उसकी कमजोरी को पकड़ेगा, बस थूर देगा, वो खत्म। उसके बाद हमारे बॉडी में कोई भी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए ये वायरस अगर नया है तो हमारे बॉडी में घुसा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, सर्दी जुकाम बुखार हमेशा होता है। क्यों होता है भाई? नए वायरस से होता है, ठीक है। जब कोई नया वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तब हमको सर्दी देखने को मिलती है, तब हमको जुकाम देखने को मिलती है। अब एक ही तो वायरस नहीं है ना, डिफरेंट टाइप के वायरस है। और इस वायरस में हमेशा प्रोटीन, आरएनए, डीएनए का चेंजेस भी होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटोजोआ की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फंगी की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ, फंगी हो गए, ये डायरेक्टली हमारे सेल इंजरी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात क्लियर हुआ? फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? न्यूट्रिशनल बैलेंस। कौन सा? न्यूट्रिशनल बैलेंस। कुपोषण सुना होगा, कुपोषण हो गया, पेट फूल जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है, मोटा हो जाते हैं, ठीक है, पेट निकल जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसमें? कुपोषण में। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं। आपकी आंखों से ज़्यादा नहीं दिखता, आंखों से भाई धुंधला दिखता है, भाई आंख में प्रॉब्लम है, आंख से साफ नहीं दिखता है, मेरे को रतौंधी हो गई है, तो वहाँ की सेल हमारी क्या होती है? अपने फंक्शन को बदली तब ना आपको रतौंधी होगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है? जाइए आप विटामिन ए लीजिए। क्या लीजिए? विटामिन ए लीजिए। विटामिन ए क्या करता है? जाके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जो डिफिशियंसी हो गई थी विटामिन ए की, वह रतौंधी क्यों होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। जब विटामिन की ए की कमी उसको उस ऑर्गन को भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो वो अपनी बीमारी धीरे धीरे कवर करने लगता है।
अगर यही ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको दिन में भी नहीं दिखाई देता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देता है। भाई रतौंधिये से एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बनाने के लिए काम आ सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। प्रोटीन की डिफिशियंसी जिसमें होता है उसमें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट वो देखे होंगे आप जिसका पेट निकल जाता है, बच्चे रहते हैं, हाथ पैर पहला पतला पतला है, हाथ भी पतला है, पैर भी पतला है, लेकिन पेट ऐसे निकला है तो देखने में अजीब लगता है। क्यों होता है? उसको पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं। और कभी कभी और क्या एनीमिया की बीमारी देखे होंगे। एनीमिया क्या होता है? मिनरल की डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से होता है? मिनरल की डिफिशियंसी किससे होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। भाई ब्लड बनेगा कहाँ से जब आपको मिनरल ही नहीं मिल रहे, आप खाना पीना खा ही नहीं रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में नहीं जा रहा, आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहे हैं, वसा नहीं जा रहे हैं, विटामिन नहीं जा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं जा रही हैं। ठीक है, बहुत तरीके से चीजें आपकी बॉडी में नहीं जा रही है, तो आपकी बॉडी आपका बोन मैरो ब्लड बनाएगा कैसे? कमी किसकी वजह से है? मिनरल्स की वजह से कमी हो रही है। भाई मिनरल मिलेगा नहीं तो ब्लड बनेगा नहीं, जब ब्लड नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे भी डिफिशियंसी आप न्यूट्रिशन की वजह से आपको प्रॉब्लम दिखेगी। और देखिए लिपिड की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा फैटी चीज़ आप खा ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है आपको कम उम्र में हार्ट अटैक आने की दिक्कत हो जाती है। कहते हैं फास्ट फूड मत खाइए नहीं तो हार्ट अटैक फास्ट फूड आप कम एज के लोग में हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा जंक फास्ट फूड्स खा रहे हैं, फैटी चीज़ खा रहे हैं, चिकनी चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यही सब रिस्पॉन्सिबल है किसके? हार्ट अटैक के। तो आप ज़्यादा फैटी चीज़ खाइए, देखिए आपके बॉडी में ओबेसिटी होने लगेगी, मोटापा होने लगेगा। ज़्यादा लिपिड चीज़ खाइए तो आपको बॉडी में होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। कम एक्सरसाइज करते हैं तो भी दिक्कत होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद कौन सा आता है? जेनेटिक फैक्टर्स। देखिए जेनेटिक फैक्टर्स भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी के लिए। जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इसको ऐसे समझिए, जो रोग आपके मम्मी पापा में है वही रोग आने वाले बच्चों में भी हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि और रोग क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है मम्मी पापा में। ठीक है, किसमें ट्रांसफर होता है? मम्मी पापा में। कैसे होता है आइए देखते हैं। और देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, और एक क्या है? सिनेस्ट्रल एनीमिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, एक पेशेंट से मतलब पेशेंट को पेरेंट्स को हुए हैं तो आने वाले बच्चे में भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं आइए जानते हैं।